हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके चैनल मिस डीडस क्लासेज में। तो आज की जो वीडियो है वो लिंग विद्यालय तथा समाज पेपर का एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों में से किसी की रिक्वेस्ट आई थी, उसके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी आज की वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें। और इसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे छोटा सा मार्जिन पे करके जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण का वर्णन करते हुए इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को चिन्हित करें। या क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि महिला सशक्तिकरण से आपका क्या अभिप्राय है, भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं। या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। यानी ओवरऑल आपको महिला सशक्तिकरण के बारे में बताना है और कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं, बाधाएं हैं जो कि महिला सशक्तिकरण को रोकती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। तो क्या क्या है सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट करके भी बताया करिए कि वीडियो आपको हमारी कैसी लगती है। तो यहाँ पे बात करते हैं उत्तर की। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वह अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में अनेक वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। यानी ओवरऑल देखिए, महिला सशक्तिकरण का मतलब आप क्या समझेंगे। आसान भाषा में यही है कि अगर महिलाओं को इस काबिल बना देना कि वो क्या करें, अपने जीवन के जो भी फैसले हैं वो किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहें कि वो बताएंगे तभी हम ये करेंगे, वो अपने फैसले खुद ले सकें, सही और गलत के बीच जो है वो फ़र्क खुद कर सकें और अपना जो लाइफ है वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें, अपना जीवन यापन अच्छे से परिवार के साथ, समाज के साथ अच्छे से रह सकें। ठीक है, तो यह चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि महिलाओं को इतना सशक्त बना देना कि वो अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए वो खुद सक्षम हो जाए, किसी दूसरे के सहारे ना रहें। ठीक है, ये यहाँ तक आपने देख लिया। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो आगे आप लिखेंगे इसी की अर्थ हो गई महिला सशक्तिकरण के अर्थ को और हम भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिखेंगे कि स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है, अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित परिष्कृति कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है। सबको पता है कि कोई भी मानव जाति अगर पृथ्वी पे है तो उसका जो सृजन करता है वो एक महिला ही है। किसी भी महिला के द्वारा ही किसी मनुष्य का जन्म होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि महिला जो है वो सृजन की शक्ति को उसे हम कहते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि हम जब महिलाओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, मतलब हर एक तरह से अगर उन्हें हम अवसर दें, समानता का अवसर दें और उन्हें इस काबिल बना दें कि वो सब स्वयं खुद के लिए कुछ कर सकें, तो ऐसा अवसर प्रदान करना ही जो है वो नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी हम दूसरे शब्दों में भी समझ लें। दूसरे शब्दों में महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की में बराबरी का मौका मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। वह चीज़ जो भी मैंने ऊपर बताई है इसको आसान शब्दों में बताया गया है कि कह सकते हैं कि महिला का सामाजिक रूप से भी उन्नति करना और आर्थिक स्थिति में भी उनके सुधार करना जो है वो महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है। जब महिला इस तरह हो जाएगी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जब सक्षम हो जाएगी तो वो उसे हर तरह की चीज़ों में, चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो, उसमें बराबरी का मौका मिलेगा और जिसके माध्यम से वह तरक्की भी कर पाएगी। ठीक है, ये हमने महिला सशक्तिकरण के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दिया। मेन क्वेश्चन की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं या रुकावटें। तो ये आप हेडिंग डालेंगे। इसके अंतर्गत लिखेंगे महिला सशक्तिकरण के मार्ग में निम्न रुकावटें या बाधाएं आती हैं। तो कौन कौन सी आती हैं अब एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है पुरानी और रूढ़िवादी विचारधाराएं। तो किस तरह से ये जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराएं वो किस तरह से रुकावट का काम करती है, समझते हैं इसको।
पुरानी और रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण भारत के कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं को घर छोड़ने पर पाबंदी होती है। इस तरह के क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा या फिर रोजगार के लिए घर से बाहर जाने के लिए आज़ादी नहीं होती है और ऐसी रूढ़िवादी विचारधाराओं वाले वातावरण में रहने के कारण वो खुद को पुरुषों से कम समझने लगती हैं और अपने वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक दशा को बदलने में नाकाम साबित होती हैं। वही बात है कि जब कई कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी लड़कियों को क्या है, घर के अंदर ही रहने के लिए कहा जाता है। उन्हें शिक्षा हो चाहे रोजगार हो, उन्हें घर के बाहर जाने की आज़ादी अभी भी कई क्षेत्रों में नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे ये सोच है कि लड़कियाँ जो है वो घर में रहने के लिए बनी होती हैं। इस तरह की जो रूढ़िवादी विचारधाराएँ हैं, जो पुरानी विचारधाराएँ हैं, ये लड़कियों के लिए हमेशा नकारात्मक साबित हुई हैं और इसके कारण यानी इस माहौल में रहने के कारण लड़कियों जो वहाँ की लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वो खुद को समझने लगती हैं अपने आप को कि हम पुरुषों से बहुत कम हैं और जब वो ऐसा समझती हैं तो उससे ना तो वो तरक्की कर पाएंगी, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक तरक्की हो, सब में वो क्या है, नाकाम ही साबित होती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरा, कार्य क्षेत्र में शारीरिक शोषण। तो कार्य क्षेत्र में होने वाला शारीरिक शोषण भी महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है। पिछले कुछ समय में कार्य क्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है और इसका परिणाम ये रहा कि या तो वे कार्य क्षेत्र से पीछे हट जाती हैं या मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये जो आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोफेशन में अगर कोई कार्य क्षेत्र है यानी जहाँ पे लड़कियाँ काम कर रही हैं, वहाँ पे वो शोषण का शिकार होती हैं। उन्हें गलत तरीके से टिप्पणी उनके ऊपर की जाती है, उनके साथ गलत छिड़कानी की जाती है। ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे ये महिला का जो शोषण होता है कार्य क्षेत्रों पे, उसके वजह से महिला या तो वो अपना जो काम है उसको छोड़ देती है, अपना जॉब जो है वो छोड़ देती है, या फिर अगर मजबूरी है कि नहीं उसे काम करना है घर पे जो है घर की तरक्की के लिए या अपनी तरक्की के लिए काम करना है, तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाती है। वो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर अबला फील करती है, तो इसकी वजह से वो तरक्की के मार्ग से कहीं ना कहीं हट जाती है, कम पीछे रह जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो महिला सशक्तिकरण में बाधा का काम करती हैं। ठीक है, तीसरा हमारा है घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा भी महिला सशक्तिकरण के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। घरेलू हिंसा की वजह से महिलाएं अपने सपनों का गला घोट दूसरों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती हैं और इसका प्रभाव यह पड़ता है कि वो हर क्षेत्र में पीछे रह जाती हैं। तो घरेलू हिंसा देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं घरेलू हिंसा के, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, महिलाएं यहाँ पे बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं क्योंकि उनके साथ जो मारपीट होती है तो कभी कभी तो वो मजबूरी में अपने परिवार वालों अपने यानी घर वालों को नहीं बताती हैं, क्योंकि ये होता है कि नहीं शादी के बाद आपका ससुराल ही आपका घर होता है, ये हमेशा लड़कियों के मन में भर दिया जाता है। तो इस वजह से भी वो खुल के बोलती नहीं है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मुझे इसी आदमी के साथ या इसी परिवार के साथ अपना जीवन यापन करना है, तो फिर वो दब के रह जाती हैं, अपने जो भी अपने ख्वाहिशें हैं उसको वो पीछे छोड़ देती हैं और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि वो हर क्षेत्र में पीछे होती चली जाती हैं। ठीक है, चौथा है लैंगिक भेदभाव। तो भारत में अभी भी लैंगिक स्तर पर काफ़ी भेदभाव किया जाता है। शिक्षा, रोजगार या अन्य क्षेत्रों में जितनी आज़ादी पुरुषों को प्राप्त है उतनी महिलाओं को नहीं है। महिलाओं को हर क्षेत्र में पुरुषों से कमतर ही आंका जाता है। इस प्रकार के भेदभाव के कारण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक दशा बिगड़ जाती है और इसके साथ ही यह महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो ये आपने देखा होगा लैंगिक भेदभाव जो है वो अभी भी देखने को मिलता है, यानी लिंग के आधार पर, यानी लड़कियां और लड़कियों में जो अंतर हो रहा है वो जो उसकी वजह से जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र हो, ठीक है, वहाँ पे अगर पुरुषों को जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता पुरुषों को है, वो महिलाओं को नहीं दी जाती है। उनके साथ लैंगिक भेदभाव होता है और इसकी वजह से हर क्षेत्र में महिलाओं को कम ही आंका जाता है कि अरे ये लड़की है, इसको क्या करना है, इसको आगे पढ़ा के क्या करना है या इसको ये काम करके क्या करेगी, इसे घर ही रहना है, ये जो सारी चीज़ें हैं तो ये लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है और इससे महिला सशक्तिकरण भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। ठीक है, पांचवा है शिक्षा का अधिकार। तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता। आज भी लड़कों के मुकाबले बहुत कम लड़कियां स्कूल जा पाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है कि शिक्षा के मामले में महिलाएं या बालिकाएं पुरुषों या बालकों की तुलना में काफ़ी पीछे हैं और ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी महिलाओं की पढ़ाई किसी न किसी वजह से बीच में ही रोक दी जाती है, जिससे महिला स्थिति की दशा बिगड़ती है और महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य भी प्रभावित होता है।
यानी शिक्षा की बात करें तो जितना अधिकार पुरुषों को है शिक्षा लेने का या फिर शिक्षा में आगे बढ़ने का, उतना अधिकार लड़कियों को नहीं दिया जाता है। कहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आज भी आप देखेंगे तो लड़कों की तुलना में लड़कियों को स्कूल कम भेजा जाता है, या फिर अगर भेजा भी जाता है तो उन्हें बहुत जल्दी ही स्कूल से जो है वो निकाल के घर बोला जाता है कि नहीं आप नहीं पढ़ सकते, अब आगे उनकी शादी कर दी जाती है बहुत कम उम्र में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से वो शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं ले पाती हैं, या अपनी अपनी जो इच्छा है उसके अनुसार शिक्षा नहीं ले पाती हैं। और शिक्षा न लेने की जो वजह है उसकी वजह से जो महिलाओं की जो स्थिति है वो जो है बिगड़ती जाती है, और जो महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि महिला जब शिक्षित ही नहीं होगी तो वो किसी भी क्षेत्र में अपने आप को बहुत जो है तरक्की अपना जो तरक्की है वो नहीं कर पाती है। तो शिक्षा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो कोई भी हो, सब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको बराबर का अधिकार शिक्षा में मिलना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं छठा जो कि है कन्या भ्रूण हत्या। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कन्या भ्रूण हत्या या फिर लिंग के आधार पर गर्भपात भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में के रास्ते में आने वाली बाधाओं में से एक है। लिंग के आधार पर होने वाली कन्या भ्रूण हत्या की वजह से लिंगानुपात में काफ़ी अंतर हो गया है, और जब इसे नहीं रोका जाएगा और जब तक इसे नहीं रोका जाएगा तब तक महिला सशक्तिकरण का सपना साकार नहीं हो सकेगा। तो ये क्यों होता है? पहले तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि लड़के और लड़कियों दोनों को जो है बराबर हक है जीवन यापन करने का, जो है नया जीवन लेने का। तो अब तो कानूनन भी गर्भपात जो है वो मना हो चुका है, लेकिन अभी भी ये होता है चोरी छुपे लोग गर्भपात करा लेते हैं कि लड़की है तो गर्भपात करा लिया लड़कों की ख्वाहिश में। तो ये जो चीज़ें हैं ये महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करती हैं। एक तो इस वजह से कि लड़कियों की जो संख्या है, लिंगानुपात जो है वो कम हो रहा है, यानी लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या काफ़ी कम है। दूसरा ये कि लोग अगर शिक्षित होकर भी अगर ये सब काम कर रहे हैं तो यहाँ पे उनकी सोच दिख रही है, और ऐसी सोच के साथ अगर वो महिला है या पुरुष है कोई भी है, अगर ये सोच रखता है कि लड़की है तो उसे जन्म लेने का अधिकार नहीं है, ये किसी भी देश के लिए सबसे बुरी बात है। और इससे आप क्या शिक्षा दोगे किसी को? अगर आपकी बेटी है तो आप उसे क्या शिक्षा दोगे? तो महिला सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है कि सबको बराबर जो है जीवन यापन करने का हक दिया जाए, नया जीवन लेने का हक जो है दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो महिला सशक्तिकरण का सपना तो धरा का धरा ही रह जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सातवां, तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध। तो आज भी महिलाओं के विरुद्ध होने वाले कई अपराध जैसे दहेज, बाल विवाह, तस्करी आदि देखने को मिलते हैं, जो महिला सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ऐसे अपराधों की वजह से महिलाएं खुद को सुरक्षित भी महसूस नहीं करती और साथ ही उन्नति भी नहीं कर पाती, जिससे महिला सशक्तिकरण बुरे तौर पर प्रभावित होती है। क्योंकि महिला सशक्तिकरण तभी सफल हो पाएगा जब महिलाओं को पुरुषों के समान जीने का हक मिल पाएगा और वे खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। देखिए यहाँ पे है कि महिलाओं के साथ कौन कौन से अपराध हो रहे हैं, जैसे दहेज प्रथा की वजह से उनके साथ अपराध होता है, इसके अलावा बाल विवाह करके उनके साथ अपराध होता है, तस्करी की जाती है, लड़कियों की चोरी छुपे, महिलाओं की चोरी पे तस्करी की जाती है। तो ये जो अपराध देखने को मिलते हैं इसकी वजह से महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घर वाले अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेज पाती इन सारी चीज़ों की वजह से कि उनके साथ रेप वगैरह हो जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा अपनी बच्ची के साथ या अपनी बेटी के साथ। तो इस डर से परिवार वाले भी कहीं ना कहीं सहमे रहते हैं। तो ये जो अपराध है इसकी वजह से महिलाएं सुरक्षित जो है वो खुद को नहीं कर पाती हैं, महसूस नहीं कर पाती हैं। तो जब वो सुरक्षित ही नहीं महसूस कर पाएंगी तो वो तरक्की का रास्ता कैसे अपना पाएंगी, कैसे उन्नति कर पाएंगी? तो ऐसा अगर होता रहा तो महिला सशक्तिकरण तो जो है वो सपना जो है महिला सशक्तिकरण का वो तो बुरी तरह से प्रभावित होता ही है। और अगर बात करें कि जो है महिला सशक्तिकरण कब सफल होगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले महिलाएं खुद को अब इस माहौल में, इस समाज में खुद को सुरक्षित महसूस करें और खुद को पुरुषों के समान जीने का अधिकार भी महसूस कर सके, ताकि आखिर मतलब ये कि वो भी पुरुषों की तरह अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, लास्ट में ये लिखेंगे कि उपयुक्त सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि ये सभी महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा का कार्य करती हैं, और जब तक इनका निदान नहीं होगा तब तक महिला सशक्तिकरण का सपना पूरी तरह साकार नहीं हो पाएगा। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।